क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं दोस्तों। A company has a choice of investment between several different equity oriented mutual fund। a company के पास चॉइस है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। द कंपनी हैज एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1 करोड़ टू इन्वेस्ट। कंपनी के पास 1 करोड़ रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए। द फॉलोइंग म्यूचुअल फंड आर एज फॉलो। म्यूचुअल फंड की इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे म्यूचुअल फंड ए बी सी, इनका बीटा 1.6, 1.0, 1.0, 0.9। एंड म्यूचुअल फंड डी ई, बीटा इज 2.0, 0.6। रिक्वायर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है गाइस? इफ द कंपनी इन्वेस्ट 20% ऑफ its investment in each of the first two mutual fund and the equal amount in the mutual fund CDE, what is the beta of the portfolio? सो गाइज अगर 20% फर्स्ट टू में करता है, बाकी के CDE में इक्वल करता है, तो वो 20% ही होता है। तो 1 करोड़ का अगर पर्सन कंपनी ए बी सी डी ई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेगी तो वो 20 लाख 20 लाख 20 लाख 20 लाख 20 लाख ईच होगा। और इनका रिस्पेक्टिव बीटा भी दिया हुआ है। गाइज अब इसकी कैलकुलेशन में आप बीटा कैलकुलेशन में ऐसा कर सकते हो कि इनका वेट निकालोगे, तो वेट भी जो निकालोगे इनका आएगा वेट 0.20, 0.20, 0.20, 0.20। यहाँ पे बीटा ना निकाल के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, इसको बीटा से डायरेक्ट वेट ना निकाल के इसको बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा वेटेड इन्वेस्टमेंट आ गया 32, 20, 18, 40, 12। सो गाइज यहाँ पे बीटा आप निकाल सकते हो, क्योंकि बीटा आप अगर इसका वेट निकालोगे तो ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो बीटा निकलेगा ये 1.22 निकलेगा, या आप 122 को 100 से डिवाइड कर दीजिए, आपका 1.22 आ जाएगा। गाइज ये डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पे वेट निकाल सकते हो 0.20 और उसको कैलकुलेशन करोगे तो भी आपका बीटा 1.22 आएगा। सो गाइज यहाँ पे पार्ट 1 की रिक्वायरमेंट बहुत आसान थी जो कि सॉल्व हो गई। पार्ट 2 की रिक्वायरमेंट ये कहता है कि 50% तो सी में इन्वेस्ट कर दिया आपने, 15% और 15% ए में इन्वेस्ट कर दिया, 10% ई में इन्वेस्ट कर दिया। जो बाकी का रिमेनिंग बैलेंस बचा आपके पास 60, वो बैलेंस इक्वल इन द अदर टू म्यूचुअल फंड। सो गाइस यहाँ पे उस इन्वेस्टमेंट की बाइफर्केशन ये है कि 15% ए में 15 लाख ए में करे, सी में 15 लाख करे और ई में 10 लाख करे। बाकी का जो 60 लाख बच गया वो बी और डी के बीच में बढ़ गया इक्वली 30 लाख। इनका बीटा दिए हुए है, बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेटेड इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अब वेटेड इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे हमने वेट ईच ईच का निकालना नहीं, तो ये 133.5 आपका 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपका बीटा आ जाएगा 1.335। इसको वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि आप यहाँ पे वेट निकाल दो, जो भी वेट आएगा उसको बीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका बीटा 1.335 ही आएगा। सो पार्ट 2 भी बहुत सिंपल है। पार्ट 3 की बात करते हैं। इफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो इज 12% एट अ बीटा फैक्टर ऑफ 1। एक बीटा फैक्टर पे आपका मार्केट रिटर्न कितना 12% है। व्हाट विल बी द पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न इन बोथ द सिचुएशन अबव। जो अबव सिचुएशन दी गई है, आपका अगर जब मार्केट पोर्टफोलियो रिटर्न 12% है एक के बीटा पर, तो बताए 1.22 के बीटा पे क्या होगा और 1.335 के बीटा पे क्या होगा। सो solution number third here, expected return of portfolio with the pattern of investment as in case above। तो आपका 12% का है, आप बीटा 1.22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14.64% आ जाएगा। अगर केस 2 की बात करते हैं तो आपका रिटर्न तो 12% है ही, बीटा आपका 1.335 है, तो आपका 16.02% का रिटर्न आ जाएगा। सो गाइज अगर क्वेश्चन नंबर 33 की बात करूं तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसका बाइफर्केशन करना है। बीटा दे रखा है तो आप वेट निकाल के बीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या टोटल को बीटा से मल्टीप्लाई करके और उसके टोटल अमाउंट को डिवाइड कर दीजिए, तो आपका बीटा ऑफ द आपका बीटा निकल जाएगा पूरे इन्वेस्टमेंट का। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं गाइस। सपोज दैट इकोनॉमी ए इज ग्रोइंग रैपिडली। जो इकोनॉमी ए है वो रैपिडली ग्रो कर रही है, एंड
यू आर मैनेजिंग अ ग्लोबल इकोनॉमिक फंड, और आप एक ग्लोबल इकोनॉमिक फंड को मैनेज करते हो, एंड सो फार यू हैव टू इन्वेस्ट ओनली इन डेवलप्ड कंट्री स्टॉक ओनली। अभी तक आप सिर्फ और सिर्फ डेवलप कंट्री के जो स्टॉक होते हैं आप उसी में इन्वेस्ट करते हो, ओनली इन डेवलप्ड कंट्री स्टॉक। ओके गाइस, तो अभी तक कंपनी की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है सारी की सारी डेवलप्ड कंट्री में हो रही थी। हाँ, एक इकोनॉमी ये है वो रैपिडली क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है। नाउ नाउ यू हैव डिसाइड टू ऐड स्टॉक ऑफ इकोनॉमिक ए टू योर पोर्टफोलियो। आप इकोनॉमिक इकोनॉमिक ए के जो स्टॉक्स है उसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हो। द टेबल बिलो शो द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। टेबल बिलो में हमें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है जो कि डेवलप्ड कंट्री स्टॉक का 10% है और इकोनॉमी ए वाले कंट्री का के स्टॉक का 15% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है। एंड स्टैंडर्ड एविएशन, अगर स्टैंडर्ड एविएशन की बात करें रिस्क की, तो डेवलप्ड कंट्री में 16% है और इकोनॉमिक ए वाले में 30% है कोफिशिएंट। एंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ द बिटवीन द दीज टू स्टॉक्स आर 0.30. All the estimates are to be aggregate stock market of developed country and the stock market of economic A. So guys, ये आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब इसमें क्वेश्चन की फर्दर इन्फॉर्मेशन है। एज्यूमिंग द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, 3% है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन, हमें क्या डिटरमाइन करना है, सबसे पहले तो ये डिटरमाइन कीजिए कि व्हाट परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो, आपके पोर्टफोलियो का कितना परसेंट, क्योंकि अभी तक आप किस में इन्वेस्ट करते थे, डेवलप्ड कंट्री वाले स्टॉक में। व्हाट परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड यू एलोकेट टू स्टॉक ऑफ इकोनॉमिक ए वाले स्टॉक में आप कितना अपना पोर्टफोलियो डाइवर्ट करोगे, एलोकेट करोगे, इफ यू वांट टू इंक्रीज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन योर पोर्टफोलियो बाय 0.5%। अभी तक हमारे पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना था, तो गाइज अभी तक हमारे पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना था, 10% था। क्यों, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्री में ही इन्वेस्ट करते थे। नाउ अब वो पोर्टफोलियो का रिटर्न कितने से बढ़ जाएगा, अगर हम इकोनॉमिक ए वाले स्टॉक में भी इन्वेस्ट करेंगे तो वो 5% से बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप कितना एलोकेट करोगे। सो सॉल्यूशन 1 करते हैं गाइस। लेट वेट ऑफ इकोनॉमिक ए को का जो वेट है इज एक्सप्रेस इन डब्ल्यू। सो आपका रिटर्न कितना है, डब्ल्यू इकोनॉमिक ए वाले कंट्री का 15% की रिटर्न है गाइस, और डेवलप्ड कंट्री की रिटर्न कितनी है, 10% है। अगर मैं 15% वाले का वेट डब्ल्यू मान लूँ तो 10% वाले का वेट अपने आप 1 माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। सो आपका ये जो टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो कितना हो गया, पहले कितना था, 10% था, अब कितने से बढ़ गया आपका, 5% से, तो ये आपका 10.5% हो गया। तो गाइज जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो वेट आ रहा है डब्ल्यू, वो आ रहा है 10%। दैट मीन्स कि आपको अपना जो भी पोर्टफोलियो है उसका 10% तो इकोनॉमिक ए में लगाना है, बाकी का 90% आप भी आज भी आप डेवलप्ड कंट्री के स्टॉक में लगाएं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की रिक्वायरमेंट सिर्फ ये थी कि आपका कितना वेट ऑफ द परसेंटेज एलोकेट करना है इकोनॉमिक ए वाले स्टॉक में। तो टोटल पोर्टफोलियो का 10% हम इकोनॉमिक ए वाले में एलोकेट करेंगे। सो गाइस यहाँ पे फर्स्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है। सेकंड रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की पूछता है डिटरमाइन व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड एविएशन। अब स्टैंडर्ड एविएशन पूछ रहा है, जबकि क्वेश्चन में दोनों का स्टॉक का दिया है तो जाहिर सी बात है पोर्टफोलियो का ही पूछेगा। स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ योर पोर्टफोलियो एज्यूमिंग, ये मानते हुए दैट स्टॉक ऑफ इकोनॉमिक ए आर इंक्लूडेड इन द पोर्टफोलियो एज कैलकुलेटेड अबव। आपको पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड एविएशन निकालना है और ये मानते हुए निकालना है कि उसके अंदर आपने इकोनॉमिक ए वाले भी कुछ स्टॉक खरीद लिए हैं। कितने खरीदेंगे, 10% खरीदेंगे। तो वेट की बात करें तो वेट हो जाएगा 90% और 10%। ओके गाइस, सो आपको रिस्क निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो आप पहले वेरिएंस निकाल लीजिए। वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो क्या होता है,
इक्वल टू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ए का स्क्वायर, वेट ऑफ ए, स्टैंडर्ड डेविएशन बी का स्क्वायर, वेट ऑफ बी, एंड टू स्टैंडर्ड डेविएशन ए, स्टैंडर्ड डेविएशन बी, और वेट ए, वेट बी, और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी। गाइज यहाँ पे वेरिएंस लिखा है इसलिए इसे अंडर रूट में नहीं डाला। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन लिखते तो इसी इक्वेशन को हम अंडर रूट में डिनोट करके दिखाते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी ए का कितना दिया हुआ है 16% है, तो 0.16 की पावर, और वेट कितना है 0.9 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन बी सिक्योरिटी का कितना है 0.30 है, और वेट कितना होगा, वेट होगा 10%, 0.1। बात कर लेते हैं टू, तो टू आपका ए है स्टैंडर्ड डेविएशन 16, बी का स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.30, और वेट है 0.9 एंड वेट है 0.1, और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन गाइस कितना है 0.30। तो गाइस यहाँ पे आपका वेरिएंस निकल के आ जाएगा 0.0243, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो ये आ जाएगा 15.6%। सो गाइस क्वेश्चन की जो सेकंड रिक्वायरमेंट थी कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो का निकालना है इंक्लूडिंग द स्टॉक इन इकोनॉमिक ए, वो इजीली कैलकुलेट हो गया। थर्ड थर्ड पॉइंट में आपको थोड़ा सा लॉजिक क्रैक करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है ऑल्सो शो हाउ वेल द फंड विल बी कंपनसेट फॉर द रिस्क undertaken due to inclusion of stocks of economic A in the portfolio। बेसिकली ये कह रहा है कि आप कैसे कंपनसेट करोगे, क्योंकि आपने एक फंड को कैसे कंपनसेट करोगे क्योंकि आपने एक रिस्क वाले स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में कंसीडर कर लिया है। तो इसके लिए हम गाइस शार्प रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले हम शार्प रेशो का फॉर्मूला एग्जिस्ट सिचुएशन में लगाते हैं या इन्वेस्ट ओनली डेवलप्ड कंट्री में कर रहे थे। तो शार्प रेशो का फॉर्मूला होता है गाइस एक्सपेक्टेड रिटर्न लेस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर आप चेंज करके बीटा लिख दोगे तो वो टेन्योर रेशो का फार्मूला हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो पहले जब हमने सिर्फ डेवलप कंट्री में इन्वेस्टमेंट करी थी तो एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा सिर्फ 10% था, रिस्क फ्री तो 3% है ही क्वेश्चन में। स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन का 16 था, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका शार्प रेशो 0.437। अब हमने जब इंक्लूजन कर लिया तब अगर हम शार्प रेशो का फॉर्मूला लगाते हैं इंक्लूजन ऑफ इकोनॉमिक ए स्टॉक, तो आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है इंक्लूजन करने के बाद तो 10.5 हो गया था, रिस्क फ्री तो आपका 3 ही है, और स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज होकर कितना हो गया था 15.6% निकाला था पोर्टफोलियो का था, तो 15.6%। सो गाइस इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका शार्प रेशो आ जाएगा 0.488। सो हेंस द शार्प रेशो विल इंप्रूव बाय अप्रोक्स 0.044 to compensate, hence sharp ratio improve by 0.044। 0.044 से आपको शार्प रेशो इंक्रीज करना पड़ेगा, सो इम्प्रूव हो जाएगा ड्यू टू आपको जो कंपनसेट करना था। हाउ also show the how well the fund will be compensate for the risk undertaken due to inclusion of stock। तो आपका जो शार्प रेशो है वो 0.044 से इंक्रीज हो जाएगा। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 की रिक्वायरमेंट में आपको कहीं पता नहीं चलेगा कि शार्प रेशो लगाना है, तो ये आपको कंपनसेशन जब भी होता है स्टॉक का तो आपको ये शार्प रेशो का पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी के जो पहली रिक्वायरमेंट है दूसरी रिक्वायरमेंट है वो तो क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन बेस की है कि इन्फॉर्मेशन दी हुई है और हमने इसका अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। सो गाइज यहाँ पे अब हमारा क्वेश्चन नंबर 34 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं दोस्तों। मिस्टर फेडअप wants to invest an amount of rupees 520 lakh and had approached his portfolio manager, और अपने पोर्टफोलियो मैनेजर को अप्रोच कर रहा है। द पोर्टफोलियो मैनेजर हैड एडवाइज मिस्टर फेडअप टू इन्वेस्ट इन द फॉलोइंग मैनर, कि इस फॉलोइंग मैनर में आप 520 लाख को इन्वेस्ट कर दीजिए। 60 लाख आप मॉडरेट में डालिए, 80 लाख बेटर में डालिए, 100 लाख गुड स्टॉक में डालिए, 120 लाख वेरी गुड स्टॉक में डालिए एंड 60 लाख बेस्ट स्टॉक में डालिए, और इनका रिस्पेक्टिव बीटा आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है यू आर रिक्वायर्ड
to advise Mr. Fedap in regard to the following using capital asset pricing methodology method. सबसे पहले क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। सबसे पहले आपको निकालना कि पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है। इफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो रेट है वो 8% है एंड मार्केट रेट निफ्टी यील्ड इज 10%। तो आपको क्वेश्चन में पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने से पहले गाइस आपको पोर्टफोलियो का बीटा निकालना होगा। और इस केस में पोर्टफोलियो का बीटा निकालना आसान है क्योंकि आपको बीटा दे रखा है, बस आपको अमाउंट का वेट निकालना है, उससे बीटा को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका पोर्टफोलियो बीटा आ जाएगा। सॉल्यूशन पे आते हैं गाइस। यहाँ पे आपकी टाइप ऑफ सिक्योरिटी है मॉडरेट, बेटर, गुड, वेरी गुड, बेस्ट। बीटा की बात करते हैं। दियर रिस्पेक्टिव बीटा इज 0.5, 1.80, 1.20 एंड 1.50। इनका रिस्पेक्टिव अमाउंट जो इन्वेस्ट किया गया है 520 लाख जो इन्वेस्ट किया गया है वो किया गया 60 लाख, 80 लाख, 100 लाख, 120 एंड 160 रिस्पेक्टिवली। अगर गाइज इनका वेट कैलकुलेट करें तो वेट आएगा 0.115, 0.154, 0.192, 0.231, 0.308 इनका वेट आएगा गाइज। अब बीटा को वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोर्टफोलियो का बीटा आ जाएगा 0.0575, 0.154, 0.1536, 0.2772, 0.462। तो गाइज यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो का बीटा आ जाएगा 1.104। अब कैप मॉडल लगा के आप एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हैं क्योंकि रिस्क फ्री रिटर्न क्वेश्चन ने दे रखा है, रिटर्न ऑफ मार्केट भी दे रखा है और बीटा आपने निकाल लिया है 1.104। तो गाइज पोर्टफोलियो जो बीटा है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो इजीली कैलकुलेट होकर 10.208% आ गया। क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट है एडविजिबिलिटी एडवाइस करिए फॉर रिप्लेसिंग सिक्योरिटी बेटर विद निफ्टी। कि बेटर में इन्वेस्ट ना करके किस में इन्वेस्ट करें? निफ्टी में करें। तो सबसे पहले हमें निफ्टी का तो रिटर्न पता है 10% है, बेटर का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सेकंड सॉल्यूशन पे आते हैं गाइस। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी बेटर, बेटर सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। आपका रिस्क फ्री 8% है, बीटा बेटर का 1 दे रखा है क्वेश्चन में, रिटर्न ऑफ मार्केट 10% है, रिस्क फ्री आपका 8% है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बेटर सिक्योरिटी का आया 10%। अब गाइस देखिए बेटर सिक्योरिटी का भी रिटर्न 10% आया और निफ्टी का भी रिटर्न कितना है गाइस? 10% ही है। तो बेटर में से हटाकर पैसा निफ्टी में इन्वेस्ट करना तो कोई एक वाइज डिसीजन होगा नहीं क्योंकि दोनों का रिटर्न जो कि क्या है सेम है। सो गाइज यहाँ पे पढ़ते हैं सिंस रिटर्न ऑफ द बेटर सिक्योरिटी इज 10% विच इज सेम एज निफ्टी रिटर्न, जो कि निफ्टी रिटर्न से सेम है। द रीजन इज दैट, इसके पीछे का जो रीजन है द बीटा ऑफ बेटर सिक्योरिटी इज 1। जो बेटर सिक्योरिटी का बीटा तो था जो गाइज वो 1 था। अगर बेटर सिक्योरिटी का the reason is that the beta of better security is 1। beta of better security क्या है? 1 है, which is clearly indicate that the security held same return as the market। सो गाइज ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ से स्विच करके उसमें जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मार्केट का रिटर्न और सिक्योरिटी का रिटर्न सेम है। और इसके पीछे का जो रीज़न है क्योंकि सिक्योरिटी जो बेटर सिक्योरिटी है उसका बीटा 1 है, तो आपका जो रिटर्न है वो कभी भी आपका रिटर्न और मार्केट का रिटर्न दोनों का दोनों सेम रहेगा क्योंकि उसका दोनों का बेटर सिक्योरिटी का बीटा जो है वो 1 है। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 35 का ये तो पार्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो गाइज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं गाइज। योर क्लाइंट इज होल्डिंग द फॉलोइंग सिक्योरिटी। क्लाइंट ने कुछ सिक्योरिटी होल्ड कर रखी है, जैसे पर्टिकुलर सिक्योरिटी में आपका गोल्ड लिमिटेड, सिल्वर लिमिटेड, ब्रॉन्ज लिमिटेड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड है, इक्विटी शेयर होल्ड करे हैं जिनकी कॉस्ट दे रखी है, डिविडेंड इतना कमाया है, मार्केट प्राइस आज इतनी है और सबका रिस्पेक्टिव बीटा दिया हुआ है। क्वेश्चन में सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन दी है एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न कितना है गाइस? 15.7% है पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न।
और क्वेश्चन पूछा कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन ईच, मतलब आपको हर किसी सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है यूजिंग कैप मॉडल यूज करके, एंड रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न भी आपको कैलकुलेट करना है। तो गाइज सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के लिए जाहिर सी बात है आपको हर एक सिक्योरिटी का रिस्क फ्री रिटर्न तो चाहिए ही चाहिए, तो ये तो आपको कैलकुलेट करना ही करना है, और इसी की कैलकुलेशन के साथ साथ आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हर एक सिक्योरिटी का कैलकुलेट करना है। सो गाइज सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में रिटर्न ऑफ मार्केट नहीं दिया हुआ है, तो हम रिटर्न ऑफ मार्केट का जो फार्मूला होता है वो क्लोजिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक लेस ओपनिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक प्लस जो भी आपको डिविडेंड मिला हो अपॉन में ओपनिंग में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है। तो गाइज क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द स्टॉक की बात करें तो इन सारे जितने भी शेयर्स हैं इनकी जो मार्केट वैल्यू आज है इनका टोटल कर देते हैं, तो ये आपका 80,500 आ जाएगा। और बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट के दिन जो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी वो इनका टोटल वो आपका 75,000 था, प्लस आपने कुछ इंटरेस्ट भी इसके ऊपर कमाया है, डिविडेंड भी कमाया है, तो वो इंटरेस्ट और डिविडेंड आपका 7025 का। तो गाइज इन तीनों इन्फॉर्मेशन को हम इस रिटर्न फार्मूले में पुट कर देंगे और हमारा रिटर्न ऑफ द मार्केट जो है वो 16.7% आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन हमने कैलकुलेट कर ली, रिटर्न ऑफ द मार्केट। अब सेकंड इन्फॉर्मेशन निकालते हैं रिस्क फ्री रिटर्न। तो गाइज रिस्क फ्री रिटर्न आपका ये वर्किंग नोट में मैंने सॉल्व कर दिया है। अब रिस्क फ्री रिटर्न निकालने के लिए सबसे पहले आप एवरेज रिटर्न को आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो कि देखो गाइस एवरेज रिटर्न इक्वल टू में रिस्क फ्री रिटर्न प्लस एवरेज रिटर्न एवरेज बीटा ब्रैकेट में आपका रिटर्न ऑफ मार्केट लेस रिस्क फ्री रिटर्न। अब गाइस यहाँ पे आपको सबसे पहले एवरेज बीटा निकालना पड़ेगा। कैप मॉडल का फार्मूला आप यहाँ पे एवरेज रिटर्न पे भी लगा सकते हो, प्रोवाइडेड आपको जो है ये आपको एवरेज बीटा देना होगा, ना कि बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। तो एवरेज बीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितना भी बीटा हमें दिया हुआ है उसको नंबर ऑफ जितने भी कंपनी के शेयर है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको एवरेज बीटा निकल के आ जाएगा। हमारा एवरेज बीटा है 0.50, हमने एवरेज बीटा यहाँ पे 0.50 डाल दिया है, और रिटर्न ऑफ द मार्केट 16.7% है। रिस्क फ्री आपको निकालना है, रिस्क फ्री यहाँ निकालना है, एवरेज रिटर्न क्वेश्चन ने दिया हुआ है 15.7%। तो गाइज हमने रिस्क फ्री यहाँ पे वर्किंग नोट 2 में निकाल दिया है, ऑल्दो ये क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट है, तो ये आपका 14.7% आ गया। अब गाइज यहाँ पे सीधा फाइनल अब हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल देते हैं ईच सिक्योरिटी का, क्योंकि हमारे पास सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है। तो कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न इन ईच सिक्योरिटी, तो ईच सिक्योरिटी को कैप मॉडल लगा के निकालना है। तो कैप मॉडल का फार्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न का रिस्क फ्री रिटर्न। अब यहाँ देखो गाइज बीटा पोर्टफोलियो के केस में बीटा पोर्टफोलियो लेते हैं, एवरेज रिटर्न के केस में एवरेज ऑफ बीटा लेते हैं, और सिक्योरिटी के केस में बीटा ऑफ सिक्योरिटी लेंगे, और रिटर्न ऑफ मार्केट लेस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। तो गाइस रिटर्न ऑफ मार्केट तो आपका 16.7% है, रिस्क फ्री रेट आपका 14.7% है, यहाँ पे भी रिस्क फ्री रेट 14.7% है, और जो बीटा है सभी सिक्योरिटी का बीटा क्वेश्चन है दे रखा है। तो यहाँ पे हर एक कंपनी का एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका रिस्पेक्टिवली निकल के आ जाएगा 15.90%, 16.30% एंड रिस्पेक्टिवली। सो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 की बात करूँ तो थोड़ा सा एवरेज रिटर्न आपको कंफ्यूज कर सकता है, और रिस्क फ्री रिटर्न आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। अदरवाइज क्वेश्चन में एज ए सच कुछ इतना ज़्यादा वो नहीं है, एक बार समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन इजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो गाइज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 36 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं दोस्तों। ए होल्ड द फॉलोइंग पोर्टफोलियो, मिस्टर ए के पास कुछ पोर्टफोलियो में ये सारे शेयर्स हैं, जैसे ई लिमिटेड, एस लिमिटेड, ओ लिमिटेड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स हैं, जिनका रिस्पेक्टिव बीटा दे रखा है। और इनिशियल प्राइस की बात करें तो आपका ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जिसपे इन्होंने इतना अभी तक डिविडेंड कमा लिया है, और मार्केट प्राइस की बात करें तो ये क्वेश्चन ने दिया हुआ है। बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन जैसे क्वेश्चन नंबर 36 में थी सेम वैसी ही है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट क्वेश्चन यहाँ पे भी यही मांग रहा है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द ईच सिक्योरिटी यूजिंग कैप मॉडल का यूज करके आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, लेकिन ईच सिक्योरिटी का निकालना है, उसके साथ साथ एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो निकालना है, जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में एवरेज रिटर्न आपको इन्फॉर्मेशन में दे रखी थी, और क्वेश्चन ने रिस्क फ्री रिटर्न मांगा था, लेकिन यहाँ पे रिस्क फ्री रिटर्न आपको 14% दे रखा है। सो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन में मार्केट रिटर्न नहीं दे रखा, क्वेश्चन नंबर 36 में भी मार्केट रिटर्न नहीं दिया था, तो जैसे वहाँ पे कैलकुलेट किया था मार्केट रिटर्न, गाइज हम भी यहाँ पे मार्केट रिटर्न सेम वैसे ही एज इट इज कैलकुलेट कर लेंगे।
सो गाइस कैलकुलेशन ऑफ द रिटर्न ऑफ द मार्केट, रिटर्न ऑफ द मार्केट मतलब आपके इन्वेस्टमेंट की क्लोजिंग वैल्यू क्या है, ओपनिंग वैल्यू क्या थी और कितना आपने उसके ऊपर डिविडेंड कमाया डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ओपनिंग वैल्यू। तो आपका क्लोजिंग वैल्यू क्वेश्चन है दे रखी है, तो ये आपकी जो क्लोजिंग वैल्यू है ये मार्केट प्राइस है आपका, ये इसका टोटल हो जाएगा 1250। और अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपने जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया है ये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ये आपका 1460 आएगा ये आपका। ये टोटल मैं चेंज कर देता हूँ, ये आपका आएगा टोटल 1105। ठीक है गाइस। सो 1105। सो ये आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया। डिविडेंड की बात करते हैं गाइस, तो डिविडेंड आपका क्वेश्चन है दे रखा है, तो ये आपका डिविडेंड का टोटल हो जाएगा, ये आपका 146 आ गया। अब रिटर्न ऑफ द मार्केट निकालना है तो आप ये फॉर्मूले में ये सारी इन्फॉर्मेशन को पुट कर दीजिए, आपका रिटर्न ऑफ द मार्केट निकल के आ जाएगा 26.33%। तो गाइज इस क्वेश्चन में हमारे पास हर एक सिक्योरिटी का बीटा भी है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न भी है और रिटर्न ऑफ द मार्केट भी है। तो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न इसके बाद ही निकाल लेंगे। सो कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर द कैप मॉडल, और एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला आपका रिस्क फ्री रिटर्न प्लस में बीटा ऑफ द सिक्योरिटी ब्रैकेट में रिटर्न ऑफ मार्केट लेस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे ये फॉलोइंग हमारे इक्विटी शेयर है, अगर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो 14% है, बीटा ऑफ द सिक्योरिटी की बात करें तो 0.8, 0.7, 0.5, 0.01 है, और रिटर्न ऑफ द मार्केट हमने क्वेश्चन में यहाँ से निकाल लिया है, रिस्क फ्री रेट हमने दिया हुआ है, तो सबकी रिस्पेक्टिव एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पे पहला पार्ट 1 इजिली सॉल्व हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला लगा के। पार्ट 2 की बात करता है, तो पार्ट 2 निकालना है हमें एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न निकालना है। तो हर एक सिक्योरिटी का रिटर्न कैलकुलेट करके उसको टोटल से डिवाइड कर दीजिए, आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न आ जाएगा। तो हर एक सिक्योरिटी का रिटर्न हमने यहाँ निकाल रखा है, इनका टोटल करते हैं, इनको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देते हैं, 4 सिक्योरिटीज है, तो एवरेज रिटर्न आपका आ जाएगा ईच सिक्योरिटी का 20.20। सो गाइज यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 37 की बात करूँ तो मोर और लेस इजी क्वेश्चन है, 36 की तरह ही है, एक इन्फॉर्मेशन वहाँ दी गई थी, एक मिसिंग थी, सेम वैसे ही यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन दे दी है जो वहाँ मिसिंग थी और उसके रिस्पेक्टिव में दूसरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो गाइज क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 37 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं दोस्तों। एन इन्वेस्टर इज होल्डिंग 1000 शेयर ऑफ एफ कंपनी, presently the rate of dividend being paid by the company is 2 पर शेयर। प्रेजेंटली अभी कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, 2 रुपए पर शेयर दे रही है। एंड द शेयर बिंग सोल्ड, जो शेयर का जो करंट मार्केट प्राइस है वो ₹25 पर शेयर है इन द मार्केट। हाउ एवर इसके अलावा सेवरल फैक्टर आर लाइकली टू बी चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर इंडिकेटेड एज बिलो। कुछ सेवरल फैक्टर हैं जो कि चेंज हो गए हैं, जैसे पहले एग्जिस्टिंग रेट ऑफ रिस्क फ्री रिटर्न कितना था 12%, अब कितना हो गया 10%। मार्केट प्रीमियम कितना था 6%, अब हो गया 4%। अब मार्केट रिस्क प्रीमियम हो गया यहाँ पे रिटर्न ऑफ मार्केट लेस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज योर मार्केट रिस्क प्रीमियम। बीटा आपका 1.4 था 1.25 हो गया। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट आपकी 5% की ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट करी थी, अब एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट कितनी होगी गाइस आपकी 9% की एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट होगी। इन व्यू ऑफ द अबव फैक्टर वेदर द इन्वेस्टर के पास जो 1000 के शेयर है शुड बाय होल्ड और सेल द शेयर एंड वाई। अब वो ऐसा क्यों करे इसका रीजन भी देना है। तो सबसे पहले गाइज हम एग्जिस्टिंग रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेते हैं, एक्स पर कैप मॉडल और रिवाइज रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेते हैं, क्योंकि इससे हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता चल जाएगी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी से हम दोनों शेयर का प्राइस निकाल सकते हैं, एक्चुअल में शेयर का प्राइस क्या है, और फिर इसके अकॉर्डिंग हम उसे कंपैरिजन कर सकते हैं ₹25 पर शेयर से। तो सबसे पहले आप एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल रहे हो एज पर कैप मॉडल से, इसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कह सकते हो। सो गाइज ये आपका रिस्क फ्री रिटर्न प्लस में बीटा ऑफ द सिक्योरिटी इनटू में रिटर्न ऑफ मार्केट
लेस रिस्क फ्री रिटर्न है। अब रिस्क मार्केट रिस्क प्रीमियम आपको 6% दे रखा है, रिस्क फ्री रिटर्न आपका 12% है एग्जिस्टिंग में, बीटा आपका 1.4 है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका 20.4% आ गया। अगर यही बात रिवाइज की करें तो रिवाइज में आपका रिस्क फ्री कितना हो जाता है 10%, बीटा 1.25 हो जाता है, और रिस्क मार्केट रिस्क प्रीमियम आपका 4% हो जाता है, तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो आएगा 15%। सो अब गाइज वैल्यू ऑफ द शेयर निकाल लेते, कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द शेयर। अब ये आपका एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, एग्जिस्टिंग सिचुएशन में आपका प्राइस ऑफ द शेयर क्या होगा, पीओ ब्रैकेट में डिविडेंड लास्ट ईयर का, उसमें ग्रोथ ऐड कर दीजिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। अब देखिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो आपका 0.204 हो जाएगा, ग्रोथ आपका 0.05% था ही, और 1 प्लस ग्रोथ आपका 5% डिविडेंड के अमाउंट में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से जो शेयर्स की वैल्यू कैलकुलेट करके आई गाइस वो 13.63 आई। अब आप खुद सोचिए कि आपके शेयर का करंट प्राइस चल रहा है मार्केट में 25, जबकि उसको एक्चुअली में बुक वैल्यू उसकी कैलकुलेट करी हमने उसकी किताबों से इंफॉर्मेशन लेके, तो पता चला कि ये तो 13.63 है। तो कहीं ना कहीं क्या है, शेयर्स आपके ओवर वैल्यूड है, तो आपके पास जितने भी शेयर्स हैं इसे आपको बेच देना चाहिए, क्योंकि ये गलत मार्केट में इंफॉर्मेशन चल रही है, इसके रेट बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आपने कैलकुलेट करके देख लिया वो 13.63 की तो उसकी वैल्यू आ रही है मार्केट वैल्यू, और वो मार्केट में अभी 25 का है। तो गाइज यहाँ पे अगर हम कंक्लूजन देना चाहेंगे एग्जिस्टिंग सिचुएशन में, तो देखो करंट मार्केट प्राइस आपका 25 रुपये था, और आपने जो इक्विलिब्रियम प्राइस निकाला जो वो आया आपका 13.63। सो शेयर इज ओवर वैल्यूड, आपका शेयर ओवर वैल्यूड है, शुड बी सोल्ड, आपको बेच देना चाहिए, क्योंकि मार्केट में 25 का करंट रेट चल रहा है, और आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो निकाली वो आपने मार्केट वैल्यू वो 13.63 आई, तो वो फिजिबल नहीं है आपको इन्वेस्टमेंट उसके अंदर मोर इन्वेस्टमेंट करना। अगर गाइज हम रिवाइज सिचुएशन की बात करते हैं तो रिवाइज सिचुएशन में आपका ग्रोथ 9% की हो गई थी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपने 15% निकाला था, यहाँ पे ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% आया था आपका। सो गाइज यहाँ से अगर आप रिवाइज सिचुएशन में शेयर्स की वैल्यू निकालते हैं तो वो तो 36.33 आ गई। तो अब इसको करंट मार्केट प्राइस से कंपैरिजन करते हैं, तो आज का करंट मार्केट प्राइस 25 है, जबकि हमने बुक की इंफॉर्मेशन से आज की वैल्यू निकाली तो वो 36 आई। तो कहीं ना कहीं शेयर्स अभी अंडर वैल्यूड है, तो इसको होल्ड करके रखना चाहिए, इसके मार्केट वैल्यू बढ़ने के चांस ज़्यादा है, तो शेयर्स शुड बी होल्ड। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 39 की बात करूँ तो एक इन्वेस्टर है जिसके पास शेयर्स थे, बस कुछ सिचुएशन चेंज हो गई, तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन से रिवाइज सिचुएशन आ गई है, तो बस इन्वेस्टर यही चाहता था कि उसको शेयर रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए। सो इसके लिए हमने दोनों सिचुएशन में मार्केट प्राइस जो बुक के अकॉर्डिंग मार्केट प्राइस कैलकुलेट होता है वो कैलकुलेट करके, और जो करंट मार्केट प्राइस था उससे कंपैरिजन कर लिया, और कंक्लूजन दे दिया कि हाँ इन्वेस्टर को रखना चाहिए या बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, और उनका रीजन कैलकुलेशन में कर दिया। सो गाइज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 39 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं दोस्तों। एन इन्वेस्टर हैज टू पोर्टफोलियो, 41 से पहले कुछ क्वेश्चन प्रीवियसली है उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे गाइस क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 40 ये बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 40 सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 39 की तरह है। आपका क्वेश्चन नंबर 39 अगर आप कर लोगे तो क्वेश्चन नंबर 40 आपका इजीली हो जाएगा। इसमें बस एक ही पॉइंट है कि ये जो डिविडेंड दिया हुआ है, डिविडेंड पेड, ये डिविडेंड आपका पे है कि हाँ प्रीवियसली इतना पे कर दिया है, इसलिए आपको ये D0 लेना होगा 3, और D0 नेक्स्ट ईयर का 2.5। जबकि लास्ट क्वेश्चन में डिविडेंड की इंफॉर्मेशन एज ए सच कोई थी नहीं, तो हमने यहाँ पे जो डिविडेंड दिया होता 3, वो दोनों के केस में डिविडेंड हमने ये वाला लिया था जो करंटली इन्होंने पे किया था। ठीक इसी प्रकार इससे ये आपका क्वेश्चन 40 इजीली सॉल्व हो जाएगा, बाकी और भी कुछ क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। ठीक इसी प्रकार गाइज मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 भी स्किप किया था। 38 सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 37 की तरह है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व कर लोगे तो 38 आपका इजीली हो जाएगा, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड सेम है क्वेश्चन। सो गाइज यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 40 भी कंप्लीट होता है, और क्वेश्चन नंबर हम 41 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है गाइस, एन इन्वेस्टर हैज टू पोर्टफोलियो, एक इन्वेस्टर है जिसके पास क्या है, दो पोर्टफोलियो है, नोन टू बी अ टू बी ऑन मिनिमम वेरिएंस, मिनिमम वेरिएंस मींस जो मिनिमम रिस्क है, रिस्क सेट फॉर द पॉपुलेशन ऑफ 3 सिक्योरिटीज ABC हैविंग बिलो मेंशन वेट।
देखो इस वेट में इन पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट किया है कि इसका जो रिस्क है बहुत ही मिनिमम लेवल पे है, और पोर्टफोलियो एक्स में एक कैटेगरी में 30%, बी कैटेगरी में 40% और सी कैटेगरी में 30% की इन्वेस्टमेंट, इसने कुछ ऐसा वेट डिसाइड किया है। इट इज सपोज दैट देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन शॉर्ट सेल पे कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, तो व्हाट वुड बी द वेट ऑफ ईच स्टॉक ऑफ द पोर्टफोलियो। वैसे इसने ये नहीं बताया कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, इसने सबका वेट दे दिया है। व्हाट वुड बी द वेट ऑफ ईच स्टॉक फॉर अ पोर्टफोलियो, ईच स्टॉक की बात कर रहा है पोर्टफोलियो में। Construct by investing 5,000 in a portfolio X and rupees 3,000 in portfolio Y। अगर वो 5,000 और 3,000 इन्वेस्ट करता है तो ईच सिक्योरिटी का हमें वेट बताना है ओवरऑल पोर्टफोलियो के कंसीडर में, ना कि इंडिविजुअल पोर्टफोलियो के कंसीडर में। सो इन्वेस्टमेंट कंबाइंड बाय ईच सिक्योरिटी वुड बी, अगर कंबाइंड कर देते हैं तो 5,000 जो है आपका ए बी सी में इनके जो भी वेट रिस्पेक्टिव वेट है इसमें डिवाइड हो जाएगा, और ये भी 3,000 भी ये जो रिस्पेक्टिव वेट है इसमें डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ अमाउंट आएगा ये आपका कंबाइंड होकर आएगा। तो ये कंबाइंड का वेट क्वेश्चन ने पूछा है, तो स्टॉक ऑफ द वेट कंबाइंड का वेट निकालेंगे हम, तो ये आ जाएगा 0.26, 0.44 एंड 0.30। तो गाइस पहला पार्ट तो इस क्वेश्चन का बहुत ही ईजी है। आपको सिंपल जो स्टॉक दे रखा है दोनों पोर्टफोलियो का जो अमाउंट दे रखा है उससे वेट में डिवाइड कर देना। पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी थोड़ा सा लॉजिकल है, ध्यान से समझना। सपोज दैट सपोज द इन्वेस्टर इन्वेस्ट 4,000 आउट ऑफ 8,000। 8,000 में से सपोज द इन्वेस्टर इन्वेस्ट रुपीज 4,000 आउट ऑफ 8,000 इन सिक्योरिटी ए। 8,000 में से उसने सिक्योरिटी ए में ही 4,000 इन्वेस्ट कर दिए। एंड हाउ ही विल एलोकेट द बैलेंस बिटवीन द सिक्योरिटी बी एंड सी। वो बी और सी में जो रिमेनिंग अमाउंट उसके पास 4,000 बचा है वो बी और सी में कैसे एलोकेट करे टू एंश्योर दैट हिज पोर्टफोलियो इन अ मिनिमम वेरिएंस, मतलब उसका पोर्टफोलियो का मिनिमम रिस्क आए। तो गाइज इसके लिए हमें कहीं ना कहीं क्रिटिकल लाइन कह लो, द इक्वेशन ऑफ क्रिटिकल लाइन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, या फिर वी यूज सिंपल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो आपकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का मेथड लगेगा, इसलिए मैं कह रहा था कि सेकंड पॉइंट थोड़ा सा लॉजिकल है। अब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है आपकी, y इक्वल टू में a प्लस बी एक्स होती है, जहाँ पे a आपका इंटरसेप्ट लाइन है और b आपका स्लॉप है। अब इसके अंदर आपका वेट अगर डिटरमाइन करना है तो y आपका वेट ऑफ b होगा और x आपका वेट ऑफ a होगा। तो वेट ऑफ b इक्वल टू में a प्लस b वेट ऑफ a। अब इस वेट के अंदर जो भी इस सिक्योरिटी का वेट है वो पुट कर देते हैं हम। तो वेट से पोर्टफोलियो एक्स का क्या है 0.30, ए का, और बी का क्या है 0.40। तो गाइज हमने यहाँ पर ए का 0.30 था ये पुट कर दिया, और बी का 0.40 था वो यहाँ पे पुट कर दिया। तो एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और सेकंड जो पोर्टफोलियो था उसमें बी का 0.5 वेट था और ए प्लस बी, और ए का जो वेट था वो 0.20 था। तो ये आपकी 2 इक्वेशन बन गई। तो गाइस इक्वेशन 1 और 2 आपके पास आ गई है, इससे आप इंटरसेप्ट और स्लोप दोनों निकाल लोगे। तो गाइस यहाँ पे इंटरसेप्ट निकल के आया 0.70 और स्लोप निकल के आया आपका -1। इन दोनों को आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए गाइस। इन दोनों को जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका वेट ऑफ बी इक्वल टू में ये 0.70 जाएगा, ये माइनस में वेट ऑफ ए निकल के आ जाएगा। अब गाइस यहाँ पे क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को अगर इसमें पुट कर देते तो हमारा वेट ऑफ बी भी निकल कर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा था, इफ हाफ ऑफ द फंड, मतलब पूरे फंड का हाफ तो आपने किस में इन्वेस्ट कर दिया, ए में। तो ए का तो वेट 0.50 हो गया, तो वेट वी इक्वल टू में 0.70 तो इक्वेशन थी। इसमें वेट ए कितना है 0.50, क्योंकि वो ये लाइन ही कह रही है कि वेट कितना है, ए का कितना हो जाएगा वेट 0.50। तो इसको करेंगे तो ये गाइस हमारा बी का भी वेट आ जाएगा 0.20। तो अब गाइस आपको ए का तो वेट पहले से ही पता था 0.50, बी का वेट पता चल गया 0.20, तो सी का वेट निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों के वेट तो इक्वल टू 1 के बराबर है। तो वेट ए आपका 0.50 है, वेट बी आपका 0.20 है, तो वेट सी आपका पॉइंट कितना हो जाएगा 30।
अब गाइज इस 8000 अमाउंट को 0.20 से और 8000 अमाउंट को 0.30 से आप मल्टीपल करके एलोकेशन ऑफ द अमाउंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सो गाइज सेकंड सिचुएशन में जब तक आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन या इंटरसेप्ट या क्रिटिकल लाइन इक्वेशन की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो ये सेकंड लाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे आपको बी और सी दो इक्वेशन पूछी गई है, जबकि हम इंटरसेप्ट लाइन से सिर्फ ए और बी का ही रिलेशन बनाते हैं। तो ए और बी की पहले सॉल्यूशन में ए का तो हमें पता है कि वेट 5.50 है, बी का हम निकाल लेंगे जो कि आपका बी का वेट आपका 0.20 आ गया और सी का वेट फिर 0.30 आ गया। सो गाइज यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से हमें बी का वेट पता चल जाएगा, फिर अब आपको ए का भी पता है बी का भी पता है तो सी का आप निकाल लोगे। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 41 का सेकंड पार्ट अच्छा है, लॉजिकल है। सो गाइज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 41 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं गाइज। X Limited invested on 1st April 2009 in certain equity share as below। X Limited ने कुछ इक्विटी शेयर है उसमें इन्वेस्टमेंट करा। कंपनी का नाम है M Limited और N Limited। नंबर ऑफ द शेयर इन्वेस्ट करे आपके 1000, M में करे और N में करे 5000। एक शेयर की कीमत 100 रुपये थी और N में थी 10 रुपये, और कॉस्ट लग गई इनकी 2 लाख रुपए और N में 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। इन सितंबर 2009 में आपने 1 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट करी थी। 6 महीने 5 महीने बाद 10% डिविडेंड was paid out by M Limited, and in October 2009 30% डिविडेंड पेड आउट बाय द एन लिमिटेड। मतलब सीधी सी बात है कि एम लिमिटेड ने 10% का डिविडेंड पे किया, तो आपके 100 रुपीज़ का शेयर है तो 10 रुपये का डिविडेंड हो गया, और अनलिमिटेड ने 30% का डिविडेंड पे किया, 10 रुपये का शेयर था तो डिविडेंड का जो प्राइस है वो 3 रुपये हो गया। ऑन 31st March 2010 आफ्टर 1 ईयर द मार्केट कोटेशन शो द वैल्यू ऑफ, जो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स की वैल्यू है वो आपकी 220 रुपये और 290 रुपये ईच की है। ठीक है गाइस, शेयर ऑफ एम लिमिटेड एंड अनलिमिटेड रिस्पेक्टिवली। अब आपने यहाँ पे गाइस 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, 2 लाख रुपए लगा दिए, तो आपके एक शेयर की कीमत 200 हो गई और यहाँ पे एक शेयर की कीमत 300 हो गई आपकी परचेजिंग प्राइस। ठीक है गाइस, सो यहाँ पे फर्दर पढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2010 नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इंडिकेट, इन्वेस्टर ने कुछ एडवाइस करी, दो एडवाइस करी। पहला, दैट द डिविडेंड, जो डिविडेंड है फ्रॉम एम लिमिटेड एंड एन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011, मतलब 2010-11 में, आर लाइकली टू बी, जो डिविडेंड है वो 20% एंड 35% रहेगा, जबकि पिछली बार कितना था 10% और 30% था रिस्पेक्टिवली। एंड दूसरी एडवाइस क्या देता है, दैट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ मार्केट कोटेशन, और जो मार्केट प्राइस यहाँ पे 220 और 290 आया था, यहाँ पे इसने प्रोबेबिलिटी के बेस पे बताया कि जो मार्केट प्राइस है वो 220, 250 या 280 रह सकता है बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी फैक्टर। एंड द प्राइस ऑफ द अनलिमिटेड का भी कुछ ऐसे ही बताया है बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी फैक्टर। यू आर रिक्वायर्ड टू, क्वेश्चन की क्या प्रॉब्लम है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एवरेज रिटर्न, हमें एवरेज रिटर्न निकालना है फ्रॉम द पोर्टफोलियो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010। मतलब फर्स्ट ईयर में जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी उसके ऊपर जो रिटर्न आया है उसका एवरेज करना है। तो ठीक है गाइस, एवरेज करने के लिए हम वेट का तो यूज़ करते ही करते हैं। तो सबसे पहले हम रिटर्न का कैलकुलेशन कर लेते हैं कि रिटर्न कैसे कितनी आई। तो रिटर्न का फॉर्मूला आपको पता ही है कि क्लोजिंग वैल्यू लेस ओपनिंग वैल्यू प्लस जो भी डिविडेंड इंटरेस्ट है अपॉन में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करा है। तो एम लिमिटेड में देखें तो 220 की का क्लोजिंग प्राइस है और ओपनिंग प्राइस आपका 200 का था, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आपकी 200 की थी गाइस, और डिविडेंड आपने 10 रुपये, 100 रुपये पे 10%, 100 रुपये पे 10% आपका 10 रुपये का डिविडेंड हो गया, 200 रुपये की इन्वेस्टमेंट थी। ठीक इसी प्रकार अनलिमिटेड में कहे तो
290 आज का मार्केट प्राइस 290 है, जबकि इन्वेस्टमेंट कितने की 300 की, और डिविडेंड 3 रुपये मिला था 30% के हिसाब से 10 रुपये का, और कॉस्ट जो थी आपकी 300 की इन्वेस्टमेंट कॉस्ट थी। तो यहाँ से हम रिटर्न निकाल सकते हैं गाइस कि एम लिमिटेड का आपका 15% आया, एन लिमिटेड का 2.3% आया। बट क्वेश्चन इंडिविजुअल का रिटर्न ना पूछ के क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाँ ये जो पोर्टफोलियो है इसका एवरेज रिटर्न क्या होगा। तो एवरेज रिटर्न निकालने के लिए हम पहले वेट निकाल लेंगे कि हाँ एम लिमिटेड में कितना इन्वेस्ट किया और एन लिमिटेड में कितना इन्वेस्ट किया। तो एम लिमिटेड में जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख रुपए की थी, यहाँ पे दिया हुआ है, और एन लिमिटेड में 1.5 लाख की। तो 3 लाख में से 2 लाख आपने एम लिमिटेड में इन्वेस्ट करे थे और 3 लाख में से 1.5 लाख आपने एन लिमिटेड में इन्वेस्ट किए थे। तो गाइज इसमें जो इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज है वो 57 है और इसमें 43 है। तो अब हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो वेटेड एवरेज आपका निकल जाएगा 15% का 0.57 प्लस ये जो नेगेटिव में है आपका 2.33 इंच का 0.433। तो गाइज आपका वेटेज एवरेज रिटर्न 7.55% निकल के आ जाएगा इजीली। सो गाइज यहाँ पे पहला पार्ट कंप्लीट होता है जो कि बहुत ही इजी था। सेकंड पार्ट पे आते हैं। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न। इसमें भी एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है जैसे अभी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला है, फ्रॉम द पोर्टफोलियो फॉर द ईयर एंड। इसमें नेक्स्ट ईयर का निकालना है 2010-11 का, और अभी हमने 2009-10 का निकाला था। तो सेकेंड इक्वेशन में भी हमें सेम वैसे ही सबसे पहले रिटर्न निकालना होगा। तो रिटर्न निकालने के लिए आपको क्लोजिंग प्राइस नहीं दिया हुआ, आपको प्रोबेबिलिटी दी गई है। तो गाइज आप प्रोबेबिलिटी से प्राइस निकाल सकते हो। प्रोबेबिलिटी से अगर प्राइस को मल्टीपल करोगे तो ये आपका प्राइस 253 आ जाएगा, और इसको करोगे तो ये आपका प्राइस 312 आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन मैंने सॉल्यूशन में स्किप हो गई है, वैसे आप ये निकाल सकते हो 253 प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन प्राइस से कर दोगे तो 253 आ जाएगा, और अनलिमिटेड में 312 आ जाएगा। तो क्लोजिंग वैल्यू हमें पता चल गई गाइस 253 है। ओपनिंग इन्वेस्टमेंट इस साल के हिसाब से आपकी जो ओपनिंग, क्योंकि इस पर्टिकुलर ईयर का निकालना है तो आपका ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितना होगा, जो पिछले साल का क्लोजिंग प्राइस था वो की जो कि 220 था। और डिविडेंड की बात करते हैं तो डिविडेंड तो 20, डिविडेंड इस साल कितना बताया था, डिविडेंड 20% बताया था। तो 100 का 20 आपका 20 होता है, और 10 रुपये का 35 आपका 3.5 होता है। तो गाइस यहाँ पे हमें डिविडेंड 20 और 3.5 का डिविडेंड मिल गया। तो हमारी इन्वेस्टमेंट 220 की थी क्योंकि ओपनिंग वैल्यू तो यही थी जो क्लोजिंग प्राइस पिछले लास्ट ईयर का था। तो गाइज यहाँ पे जो रिटर्न इस पर्टिकुलर ईयर की रिटर्न निकल के आई वो 24.09 और 8.79% आई। अब क्वेश्चन ने मांगा है कि एवरेज कैलकुलेटेड, जो भी आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न है इसका एवरेज करो। एवरेज करने के लिए आपके पास होना चाहिए ओपनिंग वैल्यू कि कितनी कॉस्ट आपने इन्वेस्ट करी है, वो है नहीं। लेकिन इतना पता है कि आपको ने 220 रुपये का शेयर खरीदा है। कितने शेयर खरीदे थे, 1000 शेयर खरीदे थे एम लिमिटेड में। और टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 220 के 1000 शेयर खरीदे थे, और 500 के 500 शेयर 290 के खरीदे थे। अब अनलिमिटेड में कितनी इन्वेस्टमेंट करी होगी, 500 शेयर 290 के खरीदे होंगे, और ये टोटल वैल्यू तो आपको पता ही है 220,000 के और 500 290 के। तो गाइज यहाँ पे वेट निकल के आया एम लिमिटेड में 60% और अनलिमिटेड में आया आपका 39.72%। तो अब हम इसका वेट आराम से निकाल सकते हैं। ये आपका 24.90, इसका आपने 60.3% प्लस आपका 8.79%, इसका आपने कितना कर दिया 39.72%। तो आपका गाइज वेटेड एवरेज रिटर्न निकल के आ गया 18.02। सो गाइज पार्ट 1 और पार्ट 2 में कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। गाइज पार्ट 3 में आते हैं। एडवाइस एक्स लिमिटेड, क्योंकि एक्स लिमिटेड की इन्वेस्टमेंट है, ऑफ द कंपैरेटिव रिस्क। आप ये एक्स लिमिटेड को एडवाइस करना है कंपैरेटिव रिस्क पे ऑफ टू इन्वेस्टमेंट। दो इन्वेस्टमेंट एम लिमिटेड में करी है और एन लिमिटेड में करी है, बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन इन ईच केस। मतलब दोनों में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और फिर कंपैरिजन करके एडवाइस करना है कि हाँ किस में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर है और किस में रिस्की है। तो सबसे पहले गाइस हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देते हैं। हम जो भी इंफॉर्मेशन लेंगे पार्ट 2 की लेंगे। तो पार्ट 2 में आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है एम लिमिटेड का। तो एम लिमिटेड की आपकी प्रोबेबिलिटी के प्राइस तो दिया ही हुआ है कि हाँ 220 250 280।
ये आपका मैं यहाँ दिखा देता हूँ, 220, 250, 280 और अनलिमिटेड का दिया हुआ है 290, 310 और 330। तो पहले हम अनलिमिटेड की सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ये तो आपका क्लोजिंग प्राइस हो गया गाइस, ये आपका ओपनिंग इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गया, तो ये आपका कैपिटल गेन हो गया। और इस पे आपने डिविडेंड कमाया था, तो आपका मेन ये है कि हाँ आपकी रिटर्न कितनी हो गई। आपके रिटर्न हो गए 20, 50 और 80। तो रिटर्न से हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हैं। आपका रिटर्न है ये 20, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2, प्लस ये रिटर्न है 50, इसकी प्रोबेबिलिटी है आपकी 0.5 और फिर उसके बाद है 0.3। तो 50 की प्रोबेबिलिटी है इनटू में 0.5 और प्लस 80 की प्रोबेबिलिटी है आपकी 0.30। तो गाइज ये कैलकुलेशन होकर आएगी आपकी 53। मैं एक बार कर लेता हूँ चेक। इंटू में 0.2 इक्वल टू और 50 इंटू में 0.5 इक्वल टू और 0.80 इंटू में 0.30 इक्वल टू आपका ग्रैंड टोटल किया। सो गाइस कैलकुलेशन चेक कर ली है, ये आपका 53 सही आ रहा है। सो गाइस ये आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गई। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न में से आपका गिवन रिटर्न जो भी है उसको अगर हम डिडक्ट कर देते हैं तो आपका डेविएशन निकल के आ जाएगा। गाइस याद रखना कि हम इंफॉर्मेशन जो नेक्स्ट ईयर की इंफॉर्मेशन है वो यूज़ कर रहे हैं, और ये केस आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रोबेबिलिटी का केस है। इसके अंदर प्रोबेबिलिटी दी गई है। अगर एवरेज रिटर्न का केस होता तो उसके अंदर पास्ट ईयर का डेटा देते, और इस ईयर में इसमें ये प्रोबेबिलिटी का डेटा है, इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला होगा अंडर रूट में सिग्मा पी डी स्क्वायर होगा। सो गाइज यहाँ पे हमारा रिटर्न आ गया। ये डेविएशन आपका पता है कि रिटर्न में से 53 लेस होगा, ये डेविएशन आ जाएगा। फिर आपको डेविएशन का स्क्वायर करना होगा क्योंकि फॉर्मूले में पी डी का स्क्वायर होता है। आपकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन ने दे रखी है 253, तो यहाँ पे आपका पी डी का स्क्वायर आपका कॉरेस्पॉन्डिंगली यही आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पे हम सिग्मा पी डी स्क्वायर कर देंगे। तो सिग्मा पी डी स्क्वायर इक्वल टू में आ गया आपका 441.60। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है अंडर रूट में सिग्मा पी डी स्क्वायर, ये आपका 44.60। तो आपका गाइज स्टैंडर्ड डेविएशन 21 निकल के आ जाएगा एम लिमिटेड का केस में। अब आते हैं गाइज अनलिमिटेड के। तो अनलिमिटेड का भी आपका क्लोजिंग वैल्यू दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ओपनिंग वैल्यू दे रखी है, यहाँ से आपका कैपिटल गेन आ जाएगा, इस पे जितना डिविडेंड कमाया है इन दोनों का टोटल आपका रिटर्न में आ जाएगा कि हाँ आपकी इतनी रिटर्न हुई है। हाँ इस रिटर्न को आप एक्सपेक्टेड रिटर्न से कंपैरिजन कर लेंगे कि हाँ अगर 3.5 है तो इसका एग्जैक्टली एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा, तो ये आप प्रोबेबिलिटी से इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। याद रखिए दोस्तों कि अगर केस आपका पास्ट डेटा पे डिपेंड होता तो इसमें एवरेज रिटर्न निकालते, लेकिन ये केस आपका प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड है, इसलिए इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका 25.5 आ गया है। इसको अगर रिटर्न से हम डिडक्ट करेंगे तो ये माइनस का 22, 2 और 18 आएगा, ये आपका डेविएशन हो गया। डेविएशन हो गया और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला अंडर रूट में सिग्मा पी डी स्क्वायर होता है, तो डेविएशन का स्क्वायर कर देते हैं ताकि माइनस हट जाए। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दे रखी है, तो पी डी प्रोबेबिलिटी पी डी का स्क्वायर निकाल देते हैं और इनको टोटल कर देते हैं, ये 196 आएगा। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो 14 आएगा। तो गाइस एम लिमिटेड का स्टैंडर्ड डेविएशन 21 आया था और एन लिमिटेड का 14 आया था, तो जाहिर सी बात है एम लिमिटेड रिस्क पे है। हेंस शेयर ऑफ एम लिमिटेड इज मोर रिस्की एज द स्टैंडर्ड डेविएशन इज मोर देन एन लिमिटेड। जो शेयर है एन लिमिटेड का वो मोर देन है एम लिमिटेड से। सो गाइस एम लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है। सो गाइस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 42 जो है अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको दो एवरेज निकालना है, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड एविएशन निकालना है, और इसके बाद ये आपका क्वेश्चन इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। क्वेश्चन इजी है बट थोड़ा सा लेंदी है, इसे एक बार ज़रूर कर लेना। सो गाइस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 42 भी कंप्लीट होता है।